नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जजमेंट के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि जब पति पत्नी के बीच विवाह होता है और डिस्प्यूट के कारण उनमें लड़ाई झगड़ा होता है और वह अलग अलग हो जाते हैं और 2, 3 या 5 या 10 साल बाद जब पत्नी के द्वारा अपने पति, सास, ससुर और अपने देवर, ननद इन पर जब मुकदमा किया जाता है तो वह क्या मुकदमा चलने योग्य है। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आते रहे। और साथ ही सवाल यह उठाया गया है कि इस प्रकार के केस में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है या फिर समय सीमा पूर्ण होने के बाद क्या ऐसे मुकदमे चलने योग्य है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, तो शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस किसी भी व्यक्ति पर दहेज का झूठा मुकदमा लगाया गया है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आप ऐसे झूठे दहेज के मामलों से बच सके। 2007 में एक लड़का और लड़की के बीच विवाह होता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है या इतना बढ़ जाता है कि 1 साल के भीतर ही वह दोनों अलग हो जाते हैं और 1 साल के भीतर ही पति द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के अनुसार तलाक की याचिका लगा दी जाती है। पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और तलाक का केस साथ में चलता रहता है। कुछ 4 या 5 साल बाद पत्नी के द्वारा पति पर एक थाने में एप्लीकेशन दी जाती है और उस पर क्रूरता और स्त्री धन लेने का आरोप लगाया जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद अक्टूबर 2014 में उस महिला की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मतलब कि 2007 से वह अलग हो गए थे और अक्टूबर 2014 में उस महिला की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। साथ ही उस महिला के द्वारा अपने पति का नाम, सास का नाम, अपने ब्रदर इन लॉ का नाम, अपने सिस्टर इन लॉ का नाम भी लिखा दिया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जो जांच अधिकारी होता है उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और दोनों को समझाइश की कोशिश की जाती है, उनमें दोनों में समझौता कराने की कोशिश की जाती है। जब महिला के द्वारा ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का नाम लिखवाया जाता है तो जो जांच अधिकारी होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा यह पाया जाता है कि वह ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ दोनों हांगकांग रहते थे, इसलिए जांच में यह सबूत नहीं पाया जाता है और उनका नाम हटा दिया जाता है। साथ ही समझौते में यह कहा जाता है कि अगर पत्नी के द्वारा एकमुश्त राशि ले ली जाती है तो वह समझौते के आधार पर दोनों अलग अलग हो सकते थे और वह केस भी फैसल हो सकता था, लेकिन समझौता नहीं हो पाता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा पति और सास के खिलाफ 498A और 406 में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। आईपीसी के सेक्शन 498A और 406 में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट पेश की जाती है तब उन पर चार्ज बनाया जाता है। पति पर 498A 406/34 का चार्ज बनाया जाता है और सास पर आईपीसी की धारा 406 का चार्ज बनाया जाता है, क्योंकि महिला के द्वारा यह आरोप लगाया था कि मेरी सास ने मेरा स्त्री धन मेरे से रख लिया है। इसी दौरान ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के द्वारा एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का इसमें तो नाम ही नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तब ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के द्वारा उनमें चारों लोगों का नाम लिखा गया था। उसी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इन सारे फैक्ट्स को देखा जाता है, इन सारे सबूतों को देखा जाता है और जो इसमें 3 साल का गैप है, समय सीमा है, उसको भी हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि सीआरपीसी का लास्ट चैप्टर है 36, उसके सेक्शन 468 में लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केस का कितने लंबे समय के बाद कॉग्निजेंस ले सकता है। मैं आपको इस केस से संबंधित छोटे रूप में बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। कहने का मतलब ये है कि जिन मामलों में 1 से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 साल के भीतर ही कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वह 3 साल के बाद दर्ज कराई गई थी।
मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट पहुंची और 3 साल के बाद उसमें कॉग्निजेंस लिया गया था। इसलिए यह मामला बियॉन्ड द लिमिटेशन था। मतलब कि 498 और 406 आईपीसी जो पति और सास पर लगाई गई थी, उस एफआईआर को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। मतलब कि प्रोसीडिंग को ही समाप्त कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और केवल सास के विरुद्ध ही आईपीसी की धारा 406 में विचारण चलेगा। आईपीसी 498 एक का केस पति और सास के विरुद्ध उसे खत्म कर दिया जाता है और केवल आईपीसी 406 में सास के विरुद्ध वह केस चलेगा। इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ससुराल पक्ष के द्वारा और लड़की के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी अपील लगाई जाती है, जिनमें दोनों पक्षों को सुना जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुने जाते हैं और साथ ही उनकी बहस भी सुनी जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में जिक्र किया गया है। अरुण व्यास वर्सेज अमित व्यास 1994 का केस इसमें बताया गया है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वह समय के बाद दर्ज कराई गई थी और यह एफआईआर केवल दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई थी। इसलिए सास के ऊपर जो 406 आईपीसी लगाई गई थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इसमें दो बातें निकल के सामने आती हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट पेश होने के बावजूद भी एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही टाइम लिमिट यानी जो टाइम समय सीमा होता है उसके बाद भी मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 साल बाद भी उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वह इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।